तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 सत्ता के नए केंद्र। और आज इस चैप्टर को हम बड़े ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें 4 संगठनों के बारे में पढ़ना है, जो हमारे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और वहीं हमें 4 देशों के बारे में भी पढ़ना है, रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो इस चैप्टर को हम अलग अलग 3 पार्ट में पूरा करने वाले हैं। आज के इस पार्ट में हमें यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ना है, और अगले पार्ट में हम सार्क और ब्रिक्स और उसके बाद सभी देशों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में जानते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ से आपको इतना तो अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि यूरोप के कुछ देशों का कोई संगठन होगा। इसी के बारे में आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ये है यूरोपीय संघ का एक झंडा है। इनका अपना एक अलग झंडा है, जिसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इस झंडे का क्या क्या चीज़ें हैं। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की एकता, पूर्णता, समग्रता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ये जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है ना, ये यूरोपीय संघ का एक झंडा है, जिसमें ये आपको 12 सोने के सितारों का घेरा दिख रहा होगा। ये जो सितारे हैं ये घेरे में, इसे 12 सोने के सितारे हैं। ये यूरोप के देश के जो लोग हैं ना, उनकी एकता और मेल मिलाप को दर्शाते हैं। ये वहाँ के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, जो ये आपको सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको झंडे के बारे में। अब कुछ हम जान लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का संगठन है। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये यूरोप के देशों का एक संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना फरवरी 1992 में हुई। इसकी स्थापना जब ये फरवरी 1992 में एक मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा हुई थी। मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। जो ये संघ है ना, यूरोपीय संघ, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका जो प्रभाव है काफ़ी अधिक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और ये एक बड़े राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका जो प्रभाव है वो विश्व में सभी देशों पर काफ़ी अधिक बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा है, इसलिए ये एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। और इसमें करीब 28 देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ब्रिटेन इससे 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यूरोपीय संघ, देखो, जो प्रारंभ में यूरोपीय संघ था ना, ये इसलिए बना था कि यूरोप के देशों की आर्थिक मदद कर सके। शुरुआत में ये आर्थिक मदद करता था यूरोप के देशों की, परंतु 1978 के बाद इसने वो राजनीतिक स्वरूप लेना चालू कर दिया। ये राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करने लगा। ये इसका अपना राष्ट्रगान है, इसका अपना गान है, झंडा है, स्थापना दिवस है। ये हमने अगला पॉइंट है ही। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। तो इसी से आपको पता लग रहा होगा कि अब कितना अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है, कितना अधिक फैलता जा रहा है। इसका अपना एक झंडा, जो कि आपको मैंने शुरुआत में ही दिखाया था, ये रहा इसका झंडा। इसका अपना गान है, इसका अपना स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा यूरो। इसकी एक साझी मुद्रा है यूरो। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये आर्थिक से अब राजनीतिक वाली संस्था में कितनी जल्दी बदलता जा रहा है। ये मार्शल योजना, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मार्शल योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद, जो जब समाप्त होता है द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी। यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो जब इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी, इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसे पुनर्गठन करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहयोग किया था। उसने काफ़ी आर्थिक मदद की थी यूरोप के देशों की। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई,
जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। ये याद रखना आपको, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसमें यूरोप के जो पश्चिमी देश थे ना, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, उनको आर्थिक मदद दी गई, उनको ये सहायता की गई आर्थिक रूप से। ठीक है, और ये सब हुआ किसके तहत? ये सब हुआ मार्शल योजना के तहत। तो यही था जो कुछ था हमारी मार्शल योजना। आपको बड़े सरल तरीके से मुख्य बिंदु बता दिए मार्शल योजना के, इससे बाहर ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इससे मार्शल योजना में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यूरोपीय संघ के उद्देश्य। यूरोपीय संघ का पहला उद्देश्य है एक समान विदेश व सुरक्षा नीति। अब इसका मतलब क्या हुआ? यूरोपीय संघ इसलिए स्थापित हुआ कि इसका जो उद्देश्य था, ये इस लक्ष्य पर काम कर रहा है कि जो इसके सदस्य देश है ना, उन सभी की एक समान विदेश और सुरक्षा नीति हो, जो ताकि इनके बीच में कोई बाधा ना आ सके, इन सभी की एक समान विदेश नीति हो। जब 10 लोगों की विचारधारा एक जैसी होगी तो उनमें टकराव की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है, परंतु जब एक व्यक्ति की अलग नीतियाँ हैं और दूसरे व्यक्ति की अलग नीतियाँ हैं तो उनमें टकराव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके लिए यह एक समान विदेश व सुरक्षा नीति बनाना चाहते हैं। ठीक है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। तो इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो इसके सदस्य देश हैं वो आंतरिक मामलों और जो न्याय के मामले होते हैं उनमें अपने आपसी देशों में सहयोग करें, सहयोग बढ़ाएं। ठीक है, एक समान मुद्रा का चलन। इनका एक तीसरा उद्देश्य यह है कि एक समान मुद्रा चले इनके देशों में जो यूरो है। इनका एक यह भी उद्देश्य है कि यूरो मुद्रा सभी देश जो हैं इनके सदस्य देश वो यूरो मुद्रा को मान लें और यूरो मुद्रा में ही केवल व्यापार हो। ठीक है, बिना वीज़ा आवागमन। इनका चौथा उद्देश्य है कि सभी देश अपने आपसी सदस्य देशों में बिना वीज़ा मुक्त आवागमन ही चालू कर दें। ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य थे यूरोपीय संघ के। अब हम देख लेते हैं मैप के द्वारा यूरोपीय संघ के सदस्य देश। तो जो आपको ये नीले कलर में दिख रहे हैं ये सारे यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश हैं, जो कि यह कुछ देखो आयरलैंड और फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीस, माल्टा और नए देशों में हो गया पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, साइप्रस, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो ये इसके हो गए नए सदस्य देश। ठीक है, आपको मैप के द्वारा आपको ये भी दर्शा दिया गया है, मैं आपको ये भी बता दिया कि कहाँ का कौन सा देश है और कौन से नए कौन से पुराने। ठीक है, अब यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ज़बरदस्त आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। तो इसका मतलब क्या? आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि यूरोपीय संघ का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव कितना अधिक होता जा रहा है, ये कितनी जल्दी जल्दी विश्व में फैलता जा रहा है और इसका प्रभाव कितना अधिक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विश्व में इसका आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका आर्थिक प्रभाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो इसका सकल घरेलू उत्पाद होता है वो काफ़ी ऊंची मात्रा में होता है। आगे आपको पॉइंट में पता भी चल जाएगा। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। तो अब देखो 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये, और अमेरिका से भी ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद था इसका। तो इसी से आपको पता लगता है कि इसका आर्थिक प्रभाव कितना ज़्यादा है, और जब आर्थिक प्रभाव ज़्यादा होता है तो राजनीतिक प्रभाव अपने आप ही बढ़ने लगता है। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। जो इसकी मुद्रा यूरो है, इनकी एक साझी मुद्रा है यूरो, वो डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि ये देश इनके सदस्य देशों में यूरो का चलन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता जा रहा है और यूरोपीय संघ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। इस कारण यह मुद्रा यूरो डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है काफ़ी अधिक। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी।
अब देखो, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है यूरोपीय संघ के देशों की। यूरोपीय संघ के देश जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी निभाते हैं विश्व व्यापार में। पर यहाँ पे एक और बात है कि अमेरिका एक देश है और ये यूरोपीय संघ कई देशों का समूह है, तो इनकी तुलना करना थोड़ा गलत है। पर एक तरीके से देखा जाए कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, इस वजह से अमेरिका से तुलना की जाती है इनकी। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन में जब इसकी 3 गुना हिस्सेदारी है तो अपने आप ये सीधी सी बात है, विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में तो कार्य करेगा ही। ठीक है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है, जिसके कारण यह अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। अब इसका समझिए, जो इसका सदस्य देश है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। और आपको पता ही होगा, जो स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, उनके पास वीटो पावर होती है, और वीटो पावर जिसके पास है वो किसी भी देश की नीति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है किसी भी संगठन या किसी भी देश के पास स्थायी सदस्यता हो या वीटो पावर हो। ठीक है। पहले इस यूरोपीय संघ के 2 देशों के पास वो थी स्थायी सदस्यता, पर ब्रिटेन इससे अलग हो गया, इसलिए अब एक ही देश बचा है। वरना पहले इस यूरोपीय संघ में 2 ऐसे देश थे जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे और वीटो पावर वाले थे। ठीक है। यह परमाणु शक्ति संपन्न भी है, तो इनके पास करीब 550 से 580 के बीच में परमाणु हथियार हैं। और फ्रांस में, जो इनका देश फ्रांस है, एक सदस्य देश फ्रांस है, उसके पास परमाणु हथियार काफ़ी अधिक हैं। ठीक है। तो इसकी आपको विशेषताएं बता दी, कितनी सारी विशेषताएं, ये कितना अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। अब इसके कुछ कमियां भी जान लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब इसकी ताकत है कुछ, तो इसकी कमजोरियां भी ज़रूर कुछ ना कुछ हैं। पहली कमजोरी, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश व सुरक्षा नीति है, जो कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, जैसे जब इराक पर हमला हुआ, ब्रिटेन हमले के पक्ष में था, फ्रांस और जर्मनी खिलाफ थे। तो इसकी पहली कमी आप जान लो। इसकी पहली कमी है कि जो इसके सदस्य देश है ना, उनकी अपनी अलग अलग विदेश नीति है। अब जो फ्रांस है उसकी अपनी अलग विदेश और सुरक्षा नीति है, ब्रिटेन अलग सुरक्षा नीति, जर्मनी अलग। तो इनकी जो विदेश और सुरक्षा नीति अलग अलग है ना, वो उनके कारण इनमें कभी कभार आपस में भी टकराव हो जाता है। जैसे एक बार जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, तो उस समय ब्रिटेन हमले के पक्ष में था। ब्रिटेन मतलब उस हमले की वो कर रहा था, सराहना कर रहा था, हमले के पक्ष में था, अमेरिका के पक्ष में था। परंतु जो फ्रांस और जर्मनी थे उस वक्त, वो अमेरिका के एक्शन के खिलाफ थे। अमेरिका ने जो हमला किया वो उसे गलत मानते थे। तो इन दोनों में आपस में टकराव हुआ ना, अपनी विदेश और सुरक्षा नीति को लेकर, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के हमले के पक्ष में हो रहा है, और जो फ्रांस और जर्मनी है वो उसके खिलाफ हो रहे हैं। ठीक है। तो इनके आपस में भी टकराव होते रहते हैं, क्योंकि इनकी विदेश और सुरक्षा नीति एक दूसरे से अलग अलग है। दूसरा पॉइंट, डेनमार्क और स्वीडन मुद्रा यूरो का विरोध करते हैं। डेनमार्क और स्वीडन जो देश हैं, इसके सदस्य देश हैं, वो यूरो मुद्रा को मानने से मना करते हैं, वो इसे मानने का विरोध करते हैं। ठीक है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। वही बात आ गई ना कि यूरो मुद्रा को लेकर नाराजगी है। यूरो मुद्रा को मानने में सभी देश स्वीकार नहीं कर रहे यूरो मुद्रा को। ठीक है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश, नाटो के भी सदस्य, तो जो इसके कुछ सदस्य देश हैं ना, ज़्यादातर सदस्य देश नाटो के भी सदस्य देश हैं। इसके लगभग 18 से 22 देश नाटो के भी सदस्य हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ठीक है। तो ये था यूरोपीय संघ के बारे में। हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लिया। यूरोपीय संघ के बारे में हमने देखो, एक बार आपको समरी बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा। यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में पढ़ा। इसमें 12 सोने के सितारे होते हैं। 12 सोने के सितारों का घेरा होता है, जो वहाँ के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक होता है।
फिर हमने पढ़ा यूरोपीय संघ कैसे कैसे बना। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में maastricht संधि पर हस्ताक्षर करके हुई, और ये यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप लेने लग गया। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। मार्शल योजना के बारे में पढ़ा फिर हमने। मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, उसे सुधारने के लिए मार्शल योजना चलाई गई थी, जिसमें आर्थिक सहायता दी गई थी यूरोप के देशों को। ठीक है, फिर हमने यूरोपीय संघ के उद्देश्य पढ़े, जिसमें हमने पहला पढ़ा एक समान विदेश व सुरक्षा नीति बनाना, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करना, एक समान मुद्रा चलन और वीज़ा मुक्त आवागमन। फिर हमने इसके पुराने और नए सदस्य देखे। फिर उसके बाद हमने यूरोपीय संघ की विशेषताएं पढ़ी कि इसका कितना ज़बरदस्त आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है, और मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी, और परमाणु शक्ति संपन्न है, और फ्रांस इसका जो सदस्य देश है वो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में। ठीक है, फिर हमने इसकी कमियां भी पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं आसियान की तरफ। आसियान की तरफ बढ़ते हैं हम। आसियान में हम देख रहे हैं ये जो आपको इसका झंडा दिख रहा है, इसमें आपको जो ये धान की बालियाँ दिख रही हैं, ये इनके देशों की एकता का प्रतीक है, इनके देशों में जुड़ाव का प्रतीक है। ठीक है, जो ये आपको ये धान की बालियाँ दिख रही हैं, जो ये धान की बालियाँ हैं, ये इनके देशों की एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। वैसे इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं, पर आपको बता दिया कि जो इसकी धान की बालियाँ हैं, ये जो आपको दिख रही हैं पीले कलर की, ये धान की बालियाँ हैं जो इनके देशों की एकता का प्रतीक हैं। इसमें 10 धान की बालियाँ होती हैं जो इनके 10 देशों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। ठीक है, अब कुछ जान लेते हैं आसियान के बारे में। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। तो आपको इसका मतलब बता दूं क्या हुआ। अगस्त 1967 में जो इसके क्षेत्र के 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके क्या कहते हैं स्थापनाकार देश थे, जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। ये इसके संस्थापक देश थे। ठीक है, 5। फिर बाद में ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को आसियान में शामिल किया गया। देखो, शुरुआत में इसमें 5 सदस्य देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और बाद में इसमें 5 सदस्य देश जुड़े, 5 देश जुड़े जिन्हें इनका सदस्य बना लिया गया, ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, तो अब इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। अब आप मैप में देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन है। सबसे ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा म्यांमार, फिर आपको दिख रहा होगा थाईलैंड, इधर आपको आने पर दिख रहा होगा लाओस, वियतनाम, फिर कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई दारुसलाम। तो ये आप मैप में देख लीजिए अच्छे से कि किस चीज़ में कहाँ पर है, पर वैसे आता नहीं है पेपर में, पर आप अपनी जानकारी के लिए फिर भी देख लीजिए मैप में कौन कौन कहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे। 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की, जैसा कि आपको अभी मैंने बता ही दिया कि 5 देश थे इसके संस्थापक देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन्होंने इसकी स्थापना की बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। बाद में इसमें 5 देश और शामिल किए गए, जिसके बाद इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। ठीक है, ये भी आपको बता दिया कि पहले इसमें 5 देश थे, बाद में इसमें 5 जुड़े, तो इसकी सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। ठीक है, इसके उद्देश्य जान लेते हैं। आर्थिक विकास को तेज करना, इसका पहला और प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो ये इनके सदस्य देश हैं, इनका तेज़ी से आर्थिक विकास हो। ठीक है, बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास करना था इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कि इसका दूसरा उद्देश्य था कि वहाँ के देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हासिल कर लिया जाए जल्द से जल्द। ठीक है, तीसरा, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। तो इसका तीसरा उद्देश्य यह था कि आपस के देशों में, इसके सदस्य देशों में शांति और स्थिरता को बनाए रखना,
कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, इसके 3 उद्देश्य यह थे: तेजी से आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना और क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहते हैं। तब इसका मतलब समझते हैं। जो आसियान है, इसकी एक नीति है जिसमें यह बिना टकराव के बिना सैनिक टकराव तक पहुँचे बातचीत को आपस में ही बातचीत से सुलझा लेता है। सभी विवादों को आपस में बातचीत से सुलझा लेता है, जिसे आसियान शैली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसके सदस्य देश इंडोनेशिया और मलेशिया में मान लो विवाद हो गया कोई, ठीक है, तो जो ये आसियान है, यह इनका विवाद बातचीत से ही सुलझा देता है, बिना सैनिक टकराव तक बात पहुंचने से पहले ही। तो जो ये इनकी नीति है ना, बातचीत से विवाद को सुलझा देना बिना सैनिक टकराव तक पहुँचे ही, इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा अनौपचारिक, टकराव रहित। टकराव रहित का मतलब बिना टकराव के, जिसमें टकराव ना हो, और सहयोगात्मक मतलब जिसमें एक दूसरे का सहयोग करते हों देश, और मेल मिलाप। आपको पता है मेल मिलाप मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप मतलब जुड़े, मिले जुले। तो इसका जो आसियान शैली का सीधा अर्थ यह है कि विवादों को बिना सैनिक टकराव तक पहुंचाए बातचीत से ही हल कराने वाली नीति को आसियान शैली कहते हैं। जिस पर आसियान काम करता है उसे आसियान शैली कहते हैं। और यह एक तेज़ी से आर्थिक विकास करने वाला संगठन है। इसने काफ़ी तेज़ी से आर्थिक विकास किया है और इसकी वजह से इसका विश्व में काफ़ी नाम भी हुआ है, काफ़ी यश भी कमाया है इसने। और अब तो आपने देखा होगा कि भारत भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। पहले इसकी स्थापना के वक्त भारत ने इसे इतना भाव नहीं दिया था, परंतु अब भारत इसमें शामिल होने की सोच रहा है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है? क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की स्थिति पर आधारित है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में क्या होता है कि जो विवाद है, क्षेत्रीय विवाद, जो अभी आपको मैंने बताया था, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना लिया जाए, बातचीत से ही आपस में मसले को हल कर लिया जाए। तो ये है आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान के सदस्य देशों के लिए साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक है, तो इसका दूसरा जो स्तंभ है वह है आसियान के जो सदस्य देश हैं उन सभी के लिए एक बाजार करना, एक ही बाजार, साझा बाजार तैयार करना और एक ही उत्पादन आधार तैयार करना, जिससे उनके जो सदस्य देश हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास तेज़ी से हो सके। ठीक है, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य यह है कि आसियान के सदस्य देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये आपको बताइए, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय मतलब इसके जो आसियान के सदस्य देश हैं ना, उनमें टकराव की जगह बातचीत से ही, सहयोग से ही, आपस में मेल मिलाप से ही बातचीत सुलझ जाए, मसले सुलझ जाएँ सारे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए। अब इसका ये लास्ट टॉपिक है आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। तो अब आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो थी वो 1994 में हुई, और जो इसका मेन उद्देश्य था जिसके लिए इसे बनाया गया था वो यह था कि जो इसके सदस्य देश हैं उनकी जो विदेश नीति और सुरक्षा नीति है ना, उनमें तालमेल है। जैसा आपको यूरोपीय संघ में बताया था, यूरोपीय संघ के देशों की विदेश और सुरक्षा नीति अलग अलग है, जिसके कारण उनमें काफ़ी बार विवाद भी हो जाता है, काफ़ी बार वो टकराव भी हो जाता है, उनका वो मेल नहीं खाती सुरक्षा नीति, विदेश नीति। परंतु जो आसियान क्षेत्रीय मंच है, इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जो इसके सदस्य देश हैं उनकी सुरक्षा और विदेश नीति को तालमेल बनाना, उनमें एक जैसी भावना को उत्पन्न करना। ठीक है, एक समान विदेश व सुरक्षा नीति बनाना, लगभग यूँ मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने
पहले हमने पढ़ा आसियान के बारे में। इसमें आसियान का जो झंडा है उसमें धान की 10 बालियाँ हैं, जो आसियान के 10 सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि आपको दिख रही होंगी जुड़ी हुई हैं, तो ये इनकी एकता का प्रतीक है। आसियान के इंग्लिश में आपको मतलब बता दूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। आसियान की आपको फुल फॉर्म बता दिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना 1967 में हुई, सॉरी हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, 1967 में हुई। और इसके 5 संस्थापक देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। बाद में इसमें 5 देश जुड़ गए, ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। हमने आपको मैप में दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पर कौन है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हमने इसके उद्देश्य पढ़े, आर्थिक व्यवस्था को तेज करना और सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, ठीक है। फिर हमने आसियान शैली जानी। आसियान शैली क्या होती है? आसियान शैली का मतलब है कि विवादों को बातचीत से सुलझाना, सैनिक टकराव तक ना ले जाना, बिना सैनिक टकराव तक विवादों को ले जाए बिना बातचीत से ही सभी विवादों टकरावों को सुलझा लेना। फिर हमने आसियान के 3 स्तंभ पढ़े, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच में हमने पढ़ा कि इसका उद्देश्य यह था कि सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। पहले पार्ट में आपने यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में सब कुछ जान लिया, जो जो आपको जानना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि औरों तक भी ये ज्ञानी वीडियोस पहुंचती रहे, औरों का भी भला हो जाए पेपर में। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन हो चैप्टर से रिलेटेड तो अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका उत्तर मैं दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो यार।